हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के पास्ट ईयर के एमसीक्यूज। बहुत से बच्चों को ये रहता है कि सर स्कैनर हम करें या ना करें, तो उसको शॉर्ट वे में करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने जो पेपर लिया है वो है जून 2019 का पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, जिसके एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आता है, तो 10 एमसीक्यू आपके आते हैं। ऑफलाइन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम में पैटर्न अलग है, तो हम ऑफलाइन एग्जाम का पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो 10 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, 2-2 मार्क्स के, मतलब 20 मार्क्स का कंटेंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, ORS Limited is a multi-product company having annual turnover of 103 crore. Table A item under Caro is being 26 crore and table B item is 8 crore and rest are not covered in either of the table. मतलब रेगुलेटेड, टेबल ए का मतलब रेगुलेटेड जो प्रोडक्ट है उनका टर्नओवर 26 करोड़ रुपए है। टेबल बी का मतलब अनरेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड की बात करें तो नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट का टर्नओवर 8 करोड़ रुपए है, और अदर जो प्रोडक्ट है जो रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड दोनों में नहीं आते हैं, बाकी उनका टर्नओवर है। आपको बताना है कि कॉस्ट ऑडिट कौन से प्रोडक्ट की होगी और कौन से की नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पे रूल 4 ऑफ सीआरए रूल्स 2014 लगेगा, ठीक है। रूल 4 ऑफ सीआरए रूल्स 2014 लगेगा जो अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट की बात करता है। अब वहां पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रेगुलेटेड जो प्रोडक्ट है उनकी ऑडिट होगी या नहीं। उसकी 2 रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी हुई है। सर, ओवरऑल टर्नओवर शुड बी 50 करोड़ और मोर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे ओवरऑल जो टर्नओवर है वो 103 करोड़ है, इसका मतलब 50 करोड़ से वो तो एक्सीड कर गया। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि इंडिविजुअल जो टर्नओवर है दैट शुड बी 25 करोड़ और मोर, और इंडिविजुअल का मतलब होता है A प्लस बी, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब होता है A प्लस बी। तो A है सर 26, B है 8, तो टोटल हो गया 34। 26 प्लस 8 34। ओके, तो सर रेगुलेटेड प्रोडक्ट की ऑडिट होने की दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। कौन कौन सी दोनों रिक्वायरमेंट? पहली, ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ और मोर, इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ और मोर, दोनों फुलफिल हो चुकी है, तो टेबल ए की ऑडिट तो होगी, ये तो तय हो गया। अब आइए टेबल बी की ऑडिट। टेबल बी की ऑडिट होगी या नहीं होगी, इसके लिए ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ और मोर होना चाहिए। तो यस, 100 करोड़ और मोर है, पर इंडिविजुअल जो टर्नओवर है दैट शुड बी 35 करोड़ और मोर, जो कि नहीं है, 34 ही है। तो इसलिए टेबल बी की ऑडिट नहीं होगी। तो फाइनली हम कहेंगे टेबल ए ओनली। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, एप्लीकेबल फॉर टेबल ए प्रोडक्ट ओनली। सिर्फ ए प्रोडक्ट की ऑडिट होगी, राइट। आगे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 2, द वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर engaged in the organization for the past period is included, excluded, partially included या included to the extent of statutory contribution of employer। तो देखिए, हमने CAS 7 पढ़ा था एम्प्लॉय कॉस्ट का, ठीक है। और उस एम्प्लॉय कॉस्ट के CS में मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि हम जिन लोगों को जॉब पे रखते हैं, वेदर इट इज पार्ट टाइम, फुल टाइम और एनी टाइम, ठीक है, कैजुअल, परमानेंट, टेम्परेरी, एनीथिंग, किसी भी प्रकार का कोई भी एम्प्लॉय वर्कर हमने जो हायर कर रखा है वो सब तो एम्प्लॉय कॉस्ट में आते हैं। बट हमने किसी को कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टर ने अपने एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं, तो वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय है, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है। तो उनको जो पेमेंट देगा वो कॉन्ट्रैक्टर देगा।
तो हमारे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो एम्प्लॉय है। तो कुल मिला के बात कि सर कॉन्ट्रैक्टर के जो एम्प्लॉय होते हैं वो हमारे एम्प्लॉय नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मिलने वाला पेमेंट हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा एक्सक्लूडेड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे है? सर ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, CAS के नाम आपको याद करके जाने ही जाने हैं, इनमें से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो सर CAS 4 किसका है? सर CS 4 है ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू। किसका है? ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट, कि कॉस्ट स्टेटमेंट में रेवेन्यू का ट्रीटमेंट क्या होता है, CS 24 इसका है। आगे आ जाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिगर बिलो आर अवेलेबल फॉर रिलायबल लिमिटेड, बजटेड प्रोडक्शन 800 यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है 25, एक्चुअल प्रोडक्शन है 576 और एक्चुअल वर्किंग है 12,000 घंटे। व्हाट इज द एफिशिएंसी रेशियो? देखिए एफिशिएंसी रेशियो को निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक आप यूनिट के बेसिस पे निकाल सकते हैं जितनी यूनिट बनाई गई है, और एक आप आवर्स के बेसिस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी निकालना चाहें आपकी इच्छा है। मैं आवर्स के बेसिस पे अगर आपको बताऊं आवर्स, तो फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो ऑन आवर्स अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। ठीक है, कि कितने घंटे हमने सोचे थे और कितने हमें लगे। तो सर कैसे पता चलेगा? देखो एक्चुअल आवर्स तो दे रखे हैं आपको 12,000 घंटे, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे पता चलेगा? तो सर स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब सिंपल सा है, एक्चुअल प्रोडक्शन 576 इनटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 25। समझ गए? मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए था, वो होता है हमारे स्टैंडर्ड आवर्स, एज यू नो। पता है ये सबको? चलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक बार। सर 576 यूनिट मैंने बनाई, स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बनाते 25 जो जिसमें लिखा है कि 25 आवर्स पर यूनिट लगते हैं, तो 14,400 घंटे लगने चाहिए थे, जबकि हमें कितने लगे सर? हमें 12,000 ही लगे। तो इसलिए 120%, ठीक है, 120% हमारा एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा। तो आंसर वुड बी बी, 120%। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर मशीनरी यूज्ड इन डिफेंस, मशीनरी यूज्ड इन डिफेंस स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी सेक्टर आर फुलफिलिंग टर्नओवर क्राइटेरिया इज अंडर। जो चीजें डिफेंस वगैरह के कवर अंडर में आती है उनको कौन से सेक्टर में आप कवर करते हैं? तो आंसर हो जाएगा अनरेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, इनको अनरेगुलेटेड के क्राइटेरिया में कवर किया जाता है। ठीक है, चलिए कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 किसके साथ डील करता है? देखिए CAS के नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के भी नाम आपको डेफिनेटली याद करने हैं। क्यों सर? सुनिए, देखिए 101 किससे डील करता है? प्लानिंग से डील करता है। 102 किससे डील करता है? डॉक्यूमेंटेशन से डील करता है। 103 किससे करता है? सर वो इंडिपेंडेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर और फॉलोइंग ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ डील करता है। और चौथा जो है वो नॉलेज अबाउट द एंटिटी ऑफ ऑडिटी, इसके बारे में डील करता है। तो आपको इन चारों में से एक नाम तो एग्जाम में पूछेगा। तो अभी पूछा है 102 किससे डील करता है? तो सर 102 जो डील करता है डॉक्यूमेंटेशन से डील करता है। किससे डील करता है? डॉक्यूमेंटेशन से डील करता है। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट नीड नोट। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि नीड नोट पूछा है या नीड पूछा है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो नीड नोट बी सेपरेट फॉर, किस चीज के लिए एवरेज स्टेटमेंट अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है? तो पहला है
ईच प्रोडक्ट विथ सेपरेट सेटा हेडिंग, इस पहले का पुराना है ये, है ना। सेटा हेडिंग पहले काम आती थी, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट उसको बोलते थे सेटा। अभी तो जीएसटी आ गया है तो एचएसएन कोड काम में आता है, ठीक है। तो ये चेंज हो गया है, पर ठीक है। अगर अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग हेडिंग्स में आ रहे हैं तो उनके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, हाँ। तो ये हमारा आंसर नहीं है। ईच प्रोडक्ट हैविंग सेपरेट इंडस्ट्री, उसके लिए भी अलग बनाना पड़ेगा, हाँ। ईच प्रोडक्ट हैविंग डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजर, उसके लिए भी अलग बनाना पड़ेगा, यस। सेल्फ एंड कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोडक्ट, यस, इसके लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स वाई ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट हम खुद के काम के लिए बनाते हैं उनके लिए अलग अलग एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं द मैनेजमेंट ऑडिटर शुड इवेल्युएट एमआईएस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर। देखो एमआईएस होता क्या है, पहले मैं थोड़ा आपको ये समझाऊं। एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें क्या होता है डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डाली जाती है और उनके बेस पे वैल्यू एडेड रिपोर्ट जनरेट की जाती है और उन वैल्यू एडेड रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है, राइट। तो सर मैनेजमेंट ऑडिटर जब उसका इवैल्यूएशन करेगा तो पहले किन किन चीजों की जानकारी लेगा, ये पूछा गया है। पहला, स्टडिंग द कंटेंट, क्वालिटी एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या वो पहले ये जानेगा कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कैसा है, रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। स्टडिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है उसका फ्लो क्या है, मतलब अप टू डाउन, डाउन टू अप, या किस तरीके से हायरार्की बनी हुई है। स्टडिंग कोरिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन एरिया, उन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल डिसीजन लेने में कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, यस। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टडिंग ऑल ऑफ द अबव। इन सब बातों की जानकारी लेने के बाद ही एमआईएस का अच्छे से इवैल्यूएशन हो पाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड टू बेटर मैनेजमेंट विद द फोकस ऑन। अगर आप ऑपरेशनल ऑडिट कर रहे हैं तो क्या आप उससे मैनेजमेंट को भी सुधार सकते हैं? हम कहते हैं हाँ सुधार सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो वो पूछा गया है। ट्रांजैक्शन बेस्ड एनालिसिस फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन, क्या आप ट्रांजैक्शन एक एक ट्रांजैक्शन को इस तरीके से देखिए ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। कंप्लायंस ऑफ रूल्स, रूल्स के कंप्लायंस को चेक कीजिए। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, पहले ये देखिए कि कहाँ पे रिस्क है गलती होने की और उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए। और बजट मॉनिटरिंग, तो देखिए वैसे तो ये सभी चीज़ें काम आती है बेटर मैनेजमेंट के लिए, पर यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट रहेगा, क्योंकि हमें हर एरिया में डिटेल स्टडी नहीं करनी होती। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमें चेकिंग करनी होती है, ठीक है। ऐसे तो इतना टाइम थोड़ी है कि हर चीज़ पे आप ध्यान दे पाएंगे। तो दैट्स वाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। आगे चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपको स्पेशल ऑडिट पढ़ाई थी स्कूल की, ट्रस्ट की, एजुकेशन की, कॉलेज की, हॉस्पिटल की, सारी ऑडिटें जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक कॉमन पॉइंट बताया था कि सबसे पहले हम उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक डॉक्यूमेंट देखेंगे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है तो उसके एमओई एओई देखेंगे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड देखेंगे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड देखेंगे। तो ऐसे उसका बेसिक डॉक्यूमेंट देखना हमारा पहला स्टेप होता है। तो क्या बोल रहा है, रीड थ्रू द माइनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ मैनेजिंग कमेटी और गवर्निंग बॉडी। माइनट्स तो बाद में जनरेट होंगे, ठीक है, अगर कंपनी है तो। चेक द एडमिशन फीस, ये बात का क्राइटेरिया है। एनुअल स्टेटमेंट बाद में आएंगे। टू एग्जामिन द ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन, यस, सबसे पहले तो हम जाते ही ये चेक करेंगे ना कि ये काम करते कैसे हैं, इनका बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है। तो इसलिए ट्रस्ट डीड या रेगुलेशन देखना ये हमारा पहला काम रहेगा। लीजिए ये आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप करके, मेरे नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, पूछ सकते हैं। और जितने भी वीडियो आप देखें उन सब पे कमेंट जरूर करें, ठीक है। लाइक तो आपको अगर पसंद आएगा तो करेंगे आप, उसकी कोई इशू नहीं है, बट कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आपको इसका बेनिफिट मिलता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।